टॉक टाइम में आज हमारे अतिथि हैं मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप। ये दोनों विभाग ऐसे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों विभाग के बारे में बात करेंगे, मगर हम पहले बात करेंगे राव उदय प्रताप सिंह की उस जिंदगी के बारे में। आपने 5 चुनाव लड़े हैं उदय प्रताप जी, 3 बार लोकसभा, 2 बार विधानसभा। तो एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर आप कभी इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलेंगे, आपको ये जिम्मेदारियां मिलेंगी, कभी सोचा था शुरुआत में? नहीं, सही बताऊं तो कभी नहीं सोचा था। मैं जिस हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, परंपरागत परिवार था हमारा। मैं कॉलेज में था, तब से मैं कॉलेज में इलेक्शन प्रेसिडेंट बना। कॉलेज से निकल के आने के बाद फिर सोशल एक्टिविटीज़ में लग गया। फिर बहुत छोटी उम्र में जनपद का चुनाव लड़ा, मैं जनपद का अध्यक्ष बन गया 28-29 साल की उम्र में। वहाँ से शुरुआत हुई और ये सिलसिला कैसे चालू हो गया, बढ़ता गया और आज यहाँ आकर आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये बड़ी पूरी कहानी को पीछे से देखना चालू करते हैं, ऐसा लगता है कल की सी बात है। तो जीवन में कई चीज़ ऐसी होती हैं जिनको आपने कभी सोचा नहीं वो होती हैं, और कई बार जिन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते हो नहीं पाती। मगर सफर इतना आसान भी नहीं रहा होगा, उतार चढ़ाव भी स्वाभाविक रहा। रूप से सफ़र आसान नहीं, पूरी इतनी चुनौतियाँ, परिश्रम, परिवार से, बच्चों से दूरियाँ। आज के युग में जहाँ एक कहना चाहिए जाति आधारित एक बैकग्राउंड चलता है पॉलिटिक्स में, बिल्कुल। एक जातिगत सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, एक लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें हमारा आदमी है, अपना आदमी है, ये चुनौती रहती है। हम एक्सट्रीम माइनॉरिटी के लोग थे। कॉलेज में अकेला जाट था जहाँ पढ़ता था। जनपद का अध्यक्ष बना, उस समय हमारे परिवार की 10-12 वोटें थीं। जहाँ से पहली बार विधायक बना, वहाँ भी 10-12 हमारे समाज के लोग थे। सांसद बना तो मुझे लगता है कि 6-1 हज़ार वोट रहे होंगे शायद 20 लाख में से, पूरी लोकसभा सीट। हाँ, तो ये जनता के आशीर्वाद से हुआ। और मुझे लगता है कि आप जो दिख रहे हो वैसे ही हो भी आप। शायद ये चीज़ है जो लोगों के मन में आपके प्रति एक प्रेम, एक आपके प्रति एक भरोसे का भाव पैदा करती है कि नहीं, ये व्यक्ति जैसा है वैसा ही है। मगर आपका राजनीतिक सफर भी बिल्कुल स्मूथ तो नहीं रहा। आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके 1 साल बाद ही लोकसभा चुनाव भी लड़ लिया और कांग्रेस की सीट से, और फिर आप अचानक बीजेपी में आते हैं और फिर यहाँ लगातार लंबी पारी खेलते आ रहे हैं। आपने 2 चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़े और 1 विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ा और अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो उस पार्टी से इस पार्टी में आने में, एडजस्ट करने में कोई परेशानी हुई या कैसे आप स्मूथली ढल गए? नहीं, मुझे लगता है वैचारिक रूप से चूँकि हम लोग एक राष्ट्रवादी विचार, भारत सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि का भाव हमारे पिताजी के अंदर भी था और हमारे अंदर भी है। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद यहाँ ये कहना चाहिए कि यहाँ की लीडरशिप में, यहाँ के विचारों में इसे आत्मसात किया हुआ है। कांग्रेस की कार्य पद्धति अलग तरह की थी, व्यक्ति आधारित कार्य पद्धति थी। यहाँ संगठन आधारित कार्य पद्धति है, वहाँ निर्णय व्यक्ति करते थे। यहाँ पर एक लीडरशिप है, काम करने की पद्धति है। विचारों में टकराहट होने लगी। हम किसान परिवेश से आते थे, मैं सांसद था, नीतियाँ किसानों के विपरीत बनने लगी। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई अगर समस्या है तो किससे कहें, सुनने वाला नहीं था। और स्थिति ये थी कि निर्णय थोपे जाते थे। तो जो निर्णय मैंने किया, शायद वो सामान्य तौर पर जो राजनेता होते हैं वो नहीं कर पाते। चूँकि हमारी पृष्ठभूमि किसान की थी, हम कोई भी निर्णय करने में इसलिए चिंता नहीं करते। हमारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, किसानी का जो बैकग्राउंड है ना, वो निर्णय करने में आपको ताकत देता है। पीछे से कोई क्या कर लेगा, हम खेती तो करने देगा, ये जो भाव रहता है ना, उसने निर्णय कराया कि हम ये गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, किसानों के प्रति नीतियाँ ठीक नहीं हैं, तो यहाँ रहने से बेहतर है अपने घर चले जाना चाहिए। और मैं लौट कर घर ही गया था, सांसदी से इस्तीफा दे के मैं घर ही गया था। बाद में राजनीतिक रूप से लोगों ने संपर्क किया और हमारे रिश्ते भी होते हैं आपस में, दलों की सीमाओं से हटकर आदमी का सार्वजनिक जीवन में संपर्क होते हैं, उनसे बात करके तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों ने हमें आकर्षित किया। उस समय के जिम्मेदार लोगों ने बातचीत करी, लगा कि नहीं, हम समाज में इनके साथ बेहतर तरीके से चल सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं और जो हमारा लक्ष्य है उसे हम हासिल कर सकते हैं, जो हमारी समाज की परिकल्पना है। और स्वाभाविक रूप से मोदी जी उस समय कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने। उससे एक पूरा परिवर्तन इस देश में आया और हमारे जैसे लोगों को वो आधार बना और उसने हमको एक ऊर्जा का संचार किया हमारे अंदर कि नहीं, निर्णय लिया जा सकता है, एक सशक्त नेतृत्व इस देश में सामने है और इनके पीछे चलकर
हम समाज में कुछ कर सकते हैं। भारतीय चुनाव से यदि जाति को हटा दिया है तो चुनाव में कुछ बचता नहीं है, मगर आपने उस जाति की राजनीति को तोड़ा है और आप जिस संसदीय सीट से चुनाव लड़े, होशंगाबाद से, नर्मदापुरम से, वहाँ से आप 5.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। इतना बड़ा मार्जिन कभी कभार ही मिलता है लोगों को। तो क्या लगता है लोग उसमें आप में क्या तलाशते हैं? भीतर कुछ है, बाहर कुछ है। ये जिस दिन पकड़ में आता है उस दिन से आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। सार्वजनिक जीवन एक बड़ी चुनौती है। ये उसको सार्वजनिक जीवन को बहुत ईमानदारी से जीने के लिए, मैं देख रहा था अभी आपके साथ हम लोग जब थे तो कई फ़ोन आए, तो आपने कुछ फ़ोन तुरंत रिसीव किया और लोगों की मदद के लिए लोगों से बात की। हाँ, ये मैं जनपद का अध्यक्ष था तब भी ये काम करता था। लैंडलाइन पे फ़ोन आया या घर लौट के आया तो लिस्ट मिलती थी, मोबाइल नहीं होते थे उस समय, इतने फ़ोन हैं, उनको कॉल बैक करना, ये करना। अब आज बतौर माननीय मोहन यादव जी की सरकार में मंत्री होने के बाद में भी मेरा जो नंबर शुरुआत के दिनों में था आज वही है। उस पर अगर कोई किसी की समस्या है, कुछ है, उसका निदान मैं खुद ही करता हूँ। कई बार अधिकारी कहते हैं कि पीए फ़ोन लगाए, आप सीधे लगा लेते हैं। मैंने कैसे बुराई किया, हम पहले भी तो लगाते थे। आज पहले भी हम कुछ नहीं थे, आज मंत्री हैं, कल भी हम कुछ नहीं रहेंगे। तो हमारी आदत, इस पद के कारण परिवर्तन क्यों? बिल्कुल। जीवन शैली आपकी जो है, जिस परिवेश से आप निकल कर आए हो उसी परिवेश में आपने फिर जाना है, तो बीच के एक जगह में अपने आप को परिवर्तित क्यों करना है? तो इसलिए मुझे लगता है कि सहजता से जीते चलो। आपको एक ऐसा विभाग मिला है जिसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं, और इस बात को आप मानते भी हैं कि वो ऐसा विभाग है जहाँ कर्मचारी ज़्यादा हैं और वैसे काम भी बहुत है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो आपको जब स्कूल शिक्षा विभाग मिला तो आपको क्या लगा कि क्या आप ऐसा करेंगे जिससे कि लोग आपको एक अच्छे शिक्षा मंत्री के तौर पे याद करें? हमें सरकारी स्कूलों में बच्चे वापस लाना है। बिल्कुल। हमारा शिक्षक जो एक गुरु का दर्जा उसे मिला हुआ है, समाज का सबसे आदर प्राप्त व्यक्ति है तो शिक्षक है। उसे वो दोबारा से वो आदर मिले, वो आदर उसे स्वयं के आचरण से मिल सकता है, हमें वो परिस्थितियाँ उसको देनी पड़ेंगी। और तीसरा, जो बच्चे विलग हो रहे थे, ड्रॉप आउट था, ये था, इन सबको वापस लेके आना, और इन सब चीज़ों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता थी। और मुझे ये कहते खुशी है कि चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बड़ा इस शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उनका बड़ा सहयोग मिला, उनके अनुभव का हमें लाभ मिला। और आज हम कह सकते हैं कि जो हमने कल्पना की है, हम उस ट्रैक पे आगे बढ़े। हमारे शिक्षक अपने परिश्रम से उन्होंने प्रदेश में परिवर्तन लेके आए हैं। पिछले साल हमारा जो रिजल्ट्स था 12th का, 10th का, वो आज तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है मध्य प्रदेश का। स्वाभाविक रूप से ये शिक्षकों के कारण हुआ, बगैर उनके नहीं हो सकता था। बड़ी उपलब्धि है। बच्चे हमारा एनरोलमेंट रेट था पहले, वो आश्चर्यजनक रूप से इस साल बढ़ा है, पहले घटता था। पिछले साल हल्का सा विराम लगा था, इस बार हमने पॉजिटिव एक बढ़ोतरी की। हमारा जो दर्ज संख्या पहली क्लास की पिछले साल से बढ़ी है। दूसरा, ड्रॉप आउट हल्का सा घटा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने विचार विमर्श किया। हमने कहा इसमें एक मुफ्त प्लान बनाने की आवश्यकता है। हम 100 50 भवन दे के इस सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100 बनते हैं, दूसरे 100 टूट जाते हैं। इसमें एक साथ बड़े स्तर पर जाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने 3 साल की कार्य योजना बनाई है, और 3 साल में, जैसे इस बार हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश के शौचालय एक साथ ठीक हों, पूरा पैसा दिया। स्कूलों के शौचालय पूरे मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम एक साथ खत्म हो, हमने वो किया। इस बार हम लोगों ने मेंटेनेंस के लिए पूरे मध्य प्रदेश में, पहले होता था हम स्कूल में पैसा भेजते थे, अब वो स्कूल में प्रिंसिपल और दूसरे लोग उसको कैसे करना है, क्या करना है, वो तय करते थे। इसमें विसंगति होती थी, जहाँ आवश्यकता है वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं है तो भी पहुँच जाता था पैसा। हम लोगों ने तय किया पैसा हम कलेक्टर को भेजेंगे। कलेक्टर स्थानीय स्तर पर ज़्यादा बेहतर जानते हैं कहाँ कितने पैसे की आवश्यकता है, कहाँ ज़्यादा देना है, कहाँ। वो हमने एक नया सिस्टम डेवलप किया, वो पैसा भेजा। स्कूलों के मेंटेनेंस का काम हमने काफ़ी हद तक उसको ठीक किया है। और आगे आने वाले समय में हमने नए भवन, अतिरिक्त कक्ष, इसका बड़े स्तर पर हम तैयारी कर रहे हैं। एक साथ मध्य प्रदेश में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हमने काम किया है, और मुझे लगता है कि वित्तीय जो अनुमतियां रहती हैं उस तरह की मिलने के बाद में हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी बात ये भी है कि जो डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट एजुकेशन और शिक्षा की गुणवत्ता, उस सब में मध्य प्रदेश थोड़ा पीछे रहता है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में हम 1 साल के बाद हमारे जो स्मार्ट क्लासेस हैं
डिजिटल बोर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल पर इसको हम पूरा कर पाएंगे। हमारा ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिसमें हम बच्चों को स्मार्ट क्लास ना दे पाएँ। तो उस पर हम काम करें और नई शिक्षा नीति का आधार भी ये है। ये चीज़ें उनको उपलब्ध कराना है, समय पर उपलब्ध कराना है। कई बार प्रोक्योरमेंट की समस्या होती थी, टेंडर कॉल किया, पता लगा उठा नहीं टेंडर, साल भर तक इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा बदलाव किया है और विभाग के अधिकारियों ने मनन चिंतन करके उसका एक बेहतर रास्ता निकाला है। इसको और स्मूथ कैसे किया जाए, ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए, जल्दी हम चीज़ें उपलब्ध करा सकें, इस पर और क्या करना चाहिए। तो इस पर एक पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग आगे बढ़ें। जैसे स्कूल एजुकेशन और खासकर जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बच्चों को उपलब्ध करवाई जाती हैं, चाहे गणवेश हो, ड्रेस हो, चाहे किताबें हों, मिड डे मील हो, स्कूटी और लैपटॉप्स और बहुत सारी चीज़ें बँट रही हैं, साइकिल। मगर हम लोग अक्सर देखते हैं कि इनकी जब बँटने वाली होती तब नहीं, कई दिनों बाद, माने जब बच्चे स्कूल से निकलने लगते हैं तब उनको सब चीज़ें मिलती हैं। जब सेशन खत्म होने लगता है तब उनको किताबें और ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं। तो ये चीज़ आपके संज्ञान में है कि नहीं? मुझे इस बात को बताते हुए संतोष भी है और मैं पूरे सिस्टम का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 25-26 के एकेडमिक ईयर में इस समय हमारे पास बांटने के लिए सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। बहुत बढ़िया। मतलब हम लोगों ने, सेशन चालू हुआ अप्रैल, हमारा सिलेबस जो बुक्स थी, हम अप्रैल महीने में हम 97% स्कूल को बुक्स भेज चुके। जुलाई में दोबारा से हमारा छुट्टियों के बाद चालू होता है। हम यूनिफॉर्म का पैसा डीबीटी कर चुके, हम साइकिल्स बांट चुके, हम लैपटॉप दे चुके, हम जो टॉपर्स हैं बच्चे उनको स्कूटी दे चुके। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा के अधिकार के तहत जो गरीब बच्चों को पढ़ाने की उनकी बाध्यता है, 25% दर्ज, मतलब पहली क्लास के एनरोलमेंट में 25% गरीब बच्चों को लेना है, उस कैटेगरी के बच्चों का जो आरटीई की पैसा सरकार देती है, उन प्राइवेट स्कूल के बच्चों की फीस भी हमने, पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि सिंगल क्लिक से हमने डीबीटी किया है। पहले वो जिलों में जाता था, जिले अपने सुविधा के हिसाब से उसे बांटते थे, अनेक तरह की विसंगतियाँ होती थी, वो काम खत्म हो गया। मतलब मैं आज कह सकता हूँ कि हमें अब केवल हमारे पास पढ़ाई, बच्चों का एग्ज़ाम, उनकी तैयारी, ये बचा है। इस एकेडमिक ईयर में हमारे पास और कोई चीज़ पेंडिंग नहीं। एक आपका एक विभाग और है, परिवहन, भी जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और एक ऐसा विभाग है जो हमेशा लोगों के निशाने पर रहता है। और ये विभाग वो विभाग है, विसंगति देखी कि एक विभाग में आपके पास सबसे एम्प्लॉई हैं और ये विभाग ऐसा है कि जिसमें सबसे कम एम्प्लॉई हैं और रेवेन्यू काफ़ी बड़ा है। तो इस विभाग को कैसे चला पा रहे हैं आप, जहाँ पे सबसे कम स्टाफ है? स्टाफ की तंगी से लोग जूझ रहे हैं। और बीच में एक आंकड़ा आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया था कि हर दिन एक आरटीओ के पास 50,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, उसको कैसे ठीक करते हैं वो लोग? ये चुनौती है। और मतलब पिछले दिनों हम लोगों ने जो फेसलेस सर्विसेज जो यहाँ प्रदेश में भोपाल से शुरुआत करी है और जो पूरा एक सिस्टम लॉन्च किया है, मुझे लगता है वो इन सब विसंगतियों के कारण ही वो हम कर पाए। मध्य प्रदेश में जब ये विभाग मुझे मिला तो शुरुआती दौर में, चूँकि हर व्यक्ति हर चीज़ का जानकार नहीं होता, दूर से चीज़ों को देखना और पास में आके उसको करना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो आके इसका हम लोगों ने सबसे पहले तो 1 आध महीने पूरी स्टडी करी, ये विभाग है क्या, कैसे काम करता है, इस विभाग की जिम्मेदारियां क्या हैं, विभाग के अधिकारियों की, नेताओं की, मतलब विभाग को अपेक्षाएं क्या हैं। पूरा अध्ययन करके हम लोग इसमें धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि ऐसा इसमें काम था कि आप बहुत आमूल चूल परिवर्तन तुरंत नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी सिस्टम को ब्रेक करना और नए सिरे से खड़ा करना बड़ी चुनौती रहती है। हम लोगों ने धीरे धीरे उस पर काम करना चालू किया, जो बुराइयां थी उनको ठीक करना और बेहतर सिस्टम कैसे कर सकते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन आ गए, थोड़ा हमको टाइम भी मिला वो उसमें अपने आप को तैयार करने के लिए। और शुरुआती 6 महीने में जिन चीज़ों पर हमको निर्णय करके उनको बंद करना था हमने वो किया, कुछ नई चीज़ों को शुरू करना था हमने वो काम किया, और कुछ में सुधार हमको करना था। आज के युग में हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान में भी कई विभागों ने अपने आप को फेसलेस किया है, अपनी सुविधाओं को, और दुनिया के दूसरे देशों में तो कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज हैं, आप कहीं नहीं जाना, घर बैठे आप सुविधाएं ले सकते हो। तो हमने वो काम अपने इस डिपार्टमेंट में किया। और आपको बताते हो मुझे खुशी है कि हम लर्निंग लाइसेंस से लेकर ड्यूज जमा करना है, टैक्स जमा करना है, परमिट इशू करना है, हर तरह की सर्विसेज हमने जो है ऑनलाइन कर दी।
और लोगों का संपर्क खत्म होगा तो विसंगतियाँ स्वाभाविक रूप से खत्म होंगी। तीसरा, हम लोग कर्मचारियों की समस्या से जूझ रहे थे, तो कर्मचारियों की समस्या के लिए हम लोगों ने अभी कुछ महीनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे विभाग की समीक्षा रखी, तो सब सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी पूर्ति अपन को करना चाहिए। तो लगभग 175 हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, क्लरिकल स्टाफ हमारा जो था, वो हमको आउटसोर्स करने की परमिशन मिली और हमारे टेंडर्स भी हो गए हैं, और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर वो 175 लोग एक साथ हमारे 52 जिलों में जाकर वहाँ ज्वाइन करेंगे, काम बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि आगामी 3-4 महीनों में हमारी वो सर्विसेज जैसे ही बहाल होंगी, हमारी कुछ प्रक्रियाएं टेंडर में हैं, कुछ और हैं, वो करके हम अपने जो आरटीओज़ के ऑफिस हैं उनको और हाईटेक करके, और आगे आने वाले समय में चीज़ों को हम घर पहुंच सेवा होम डिलीवरी हम करेंगे। जिस तरह से पासपोर्ट घर आता है, ऐसे उसका लाइसेंस घर जाएगा, उसका आपका जो रजिस्ट्रेशन की कॉपी वो घर जाएगी, हर चीज़ घर जाएगी, तो सुविधाएं और बेहतर हों, विभाग पारदर्शी तरीके से काम करे, और उपलब्ध संसाधन में, क्योंकि कर्मचारी कम है, हमारे पास 1100 के आसपास सेंक्शन पोस्ट हैं और लगभग 500 हमारे पास काम कर रहे हैं, बाकी वैकेंट हैं। अच्छा, वैकेंट हैं, उनमें प्रमोशन के लिए बचा के रखना है आपको, फिर जो बाकी बचते हैं उन्हें भर्ती करना है, वो सबसे बड़ी चुनौती भर्ती करने की है। मतलब आरक्षण की स्थिति है, ये है, कई तरह की चुनौतियाँ हैं, लेकिन हम मतलब धीरे धीरे करके हर मोर्चे पे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आगामी 4-6 महीने में हम इस विभाग को बहुत व्यवस्थित करेंगे, और जो अपेक्षा लोगों की है, परिवहन विभाग आम आदमी को सीधे उसको मतलब एक कहना चाहिए कि एक संपर्क वाला विभाग है, आम आदमी को सुविधा मिले, संतुष्टि मिले, उस पर हम काम कर रहे हैं। एक बड़ा चिंता ये भी होती है कि हमारे यहाँ टू व्हीलर्स बहुत ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में, और उसकी वजह ये भी देखेगी कि हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम होता जा रहा है, लगातार कम हो रहा है, और है तो बहुत महंगा है, इसलिए टू व्हीलर्स पे लोग ज़्यादा आ गए हैं। तो टू व्हीलर्स के चलते दुर्घटनाएं बहुत हैं मध्य प्रदेश में, सड़क दुर्घटनाओं में बहुत अलार्मिंग रेट है। तो वो कहीं ना कहीं एक नई व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, एक नई व्यवस्था ऐसी बने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। तो क्या सरकार इस पर सोच रही है? नहीं, इस पर हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर, क्योंकि मंत्री तभी अपना जो उसका गोल है या उसके जो टारगेट लेके चलता है वो तभी हासिल कर सकता है जब सरकार का भरोसा उस पर, और सरकार का चेहरा हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं। उन्होंने इस विषय को लिया, और आज मध्य प्रदेश में जो सुगम बस सेवा हम जो शुरू करने वाले हैं, ग्रामीण बस व्यवस्था हम चालू करने वाले हैं, मुझे खुशी है इस बात को कि काफ़ी तेज़ी से उस पर काम हुआ है, और 2026 फरवरी मार्च में हमारी कोशिश है कि हम एक संभाग से उसको शुरू करें, और 1 वर्ष में आगामी पूरे स्टेट के अंदर हम उसको 2026 ख़त्म होते होते 27 चालू होते होते पूरे मध्य प्रदेश में हम परिवहन सेवा उपलब्ध कराएं, और हर उस गांव को हम छूने की कोशिश कर रहे हैं जहां से आवागमन शुरू होता है, या जहां से यात्री सब डिवीज़न मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय पर या राजधानी आना चाहता है, बड़े शहर जाना चाहता है। इस तरह का हमारा सर्वे का हमने एक व्यवस्था की है। उसके सहारे हम बिल्कुल दूरस्थ गांव को शहर से जोड़ने का हम काम करेंगे, और शहर को गांव से जोड़ने का हम काम करेंगे। उस पर संतोषजनक प्रगति हुई है, मैं स्वयं भी मतलब इस बात लगातार मॉनिटर करता हूं। तो मगर बार बार ये बात आती है कि जो रूट्स होते हैं वो ऐसे बनते हैं कि प्रॉफिट वाले रूट्स पे ज़्यादा बसें चलती हैं, और जो नॉन प्रॉफिट रूट्स हैं वो खाली पड़े रहते हैं। एक कहना चाहिए कि ग्रुप बना रहे हैं, कि जैसे आपने देखा होगा कि लिकर की पॉलिसी आती है जब स्टेट में, तो 2 बड़ी शराब की दुकान, 3 छोटी दुकान जो उठती, अगर अलग अलग आप दुकान उठाओगे उस पर कोई नहीं डालेगा, उसे एक ग्रुप बना देते हैं। तो छोटे बड़े का कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस का वो तुलना करके कि टोटल में प्रॉफिट हो जाएगा, तो एक ग्रुप आदमी उठा लेता है। इस तरह से हम लोग इसमें भी ग्रुप बनाएंगे। 3 मार्ग ऐसे होंगे जो प्रथम दृष्टया हमको देखने में लगते हैं कि ये बहुत फ़ायदे के हमारे मार्ग हैं, और कुछ ऐसे हैं रिमोट एरिया के जिसमें बस को लाभ नहीं हो सकता। तो हम वो 3 फ़ायदे वाले, 2 आंशिक नुकसान वाले, इन 5 को क्लब करके एक ग्रुप बना देंगे कि इसका टेंडर ग्रुप का डलेगा। स्वाभाविक रूप से ग्रुप का टेंडर जब आदमी उठाएगा तो उसको 3 अच्छे मार्ग मिलेंगे, 2 चुनौती वाले मिलेंगे। और मुझे लगता है आज के समय चुनौती वाले मार्ग कम बचे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी जो है हर जगह बढ़ी है, और दूरस्थ गांव का व्यक्ति भी सक्षम हुआ है, आर्थिक संपन्नता गांव में आई है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। तो इस तरह की कोई समस्या आना नहीं है, क्योंकि बाइक हर हाउस होल्ड के पास, हर घर में बाइक मिलेगी आपको, और बाइक ही दुर्घटना का कारण है।
हेलमेट नहीं लगाते और मतलब तेज चलते ट्रैफिक हैं। रूल्स की समस्या है, ये है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोगों को बेल्ट और हेलमेट तो हर हाल में लगाना चाहिए। मध्य प्रदेश अगर देश में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को अगर ख़त्म करना चाहता है तो हेलमेट तुरंत लगा ले। आप 90% जो हमारी दुर्घटनाओं के कारण जो कैजुअलिटीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ट्रांसपोर्टर्स को लेकर बड़ी शिकायत हो रही है कि मध्य प्रदेश वो देश में उस स्टेट के रूप में जाना जाता है जहाँ वसूली ज़्यादा होती है, नाकों पे, टोल चेक पे, उस सब पे। हालांकि अपने यहाँ चौकियाँ खत्म हो गई, मगर फिर भी एक बड़ी शिकायत होती है कि जो आरटीओ होते हैं वसूली करते हैं। तो उस सब के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग कुछ? नहीं, हम लोग जैसे अभी पिछले दिनों जो फेसलेस सर्विसेज हमने चालू करी हैं वो उसी का एक परिणाम है। और 1 साल पहले का नाकों का प्रबंधन और आज का चलित नाकों का प्रबंधन, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। छोटी मोटी शिकायतें आई, हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। मतलब लगातार हम लोगों ने जब कभी इस तरह की मीडिया के माध्यम से या सीधे लोगों ने शिकायत करी है तो हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। मतलब ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। और एक आंशिक ये कहा जाए कि एक मानव प्रवृत्ति के कारण जो कई जगह इस तरह की विसंगति देखने को मिलती है, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी हद तक हमने इस पर नियंत्रण लगाया है। लेकिन भविष्य में हम इस पर और काम कर रहे हैं। भविष्य में हम जैसे अपना ओवरलोडेड गाड़ियाँ, सबसे बड़ी चुनौती है ओवरलोडिंग। उसको चेक करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ले जाना पड़ता है, उसे रोकना पड़ता है। और जब हमारा जो चलित चेक पोस्ट जो है वो जैसे ही वाहन को रोकता है, रुक गया तो सब चीज़ें सहज हो जाती हैं। वो नहीं रुकता, उसका पीछा करके रोकते हैं, तब विसंगति पैदा होती है। तो उस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लगातार हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्या बेहतर से बेहतर मैकेनिज़्म हो सकता है, ऐसी कौन सी मशीन्स हैं जिनको हम खरीद कर उपलब्ध कराएं जिससे उनका ये वाला संकट दूर हो सकता है। तो विभाग काम कर रहा है। मुझे लगता है कि हम अगले 1 साल में एक बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इस प्रदेश को देंगे। चलिए, आपको बहुत सारी बातें आपने कही। बस आखिरी में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जनता, आपके लोग, आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि जब उदय प्रताप खाली वक्त होता है तो क्या करते हैं, कैसे अपना वक्त बिताते हैं और किन चीज़ों का शौक़ रखते हैं? मुझे लगता है कि समय के साथ सार्वजनिक जीवन में शौक शब्द जो है वो तो छूट जाता है। बीते दिनों की बातें हो जाती हैं। घूमने का शौक था, अब घूम नहीं सकते। फिल्में देखना। मित्रों के साथ बैठने का शौक था, वो समय होता नहीं। और रही खाली समय बिताने की, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, खाली समय होता नहीं। राजनीतिक कद बढ़ सकता है लेकिन जो एक आपसे अपेक्षा है वो आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। आप ये चुनौतियां जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं, और यही चुनौतियां हैं जो आपको समय नहीं बचने देती हैं आपका। आप अगर जाग रहे हो मतलब आपको समर्पित भाव से लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। तो निश्चित ही इस कठिन वक्त में भी आप इतनी सहजता के साथ जी रहे हैं, और सहजता और संतोष के साथ जी रहे हैं, बहुत हम सबके लिए खुशी की बात है। उदय भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। नमस्कार।